हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। यहाँ हम सीटेट में पूछे जाने वाले बाल विकास के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार हमें इसमें बताना है कि लेव वाइगोट्स्की ने इनमें से कौन सा कथन दिया है और कौन सा नहीं। तो ऑप्शन ए, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञानात्मक विकास को नहीं। तो ये जो कथन है एकदम गलत बोल रहा है, क्योंकि जो सामाजिक कार्य है भाषा को भी प्रभावित करते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी, तो ये गलत है। ऑप्शन सेकंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें उल्टा ही बोल दिया है। इसमें ये होना चाहिए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों स्वतंत्र रूप से मतलब इधर है अलग अलग रूप से, दोनों मर्ज होकर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और लैंग्वेज डेवलपमेंट है दोनों आपस में मर्ज होकर साथ में बढ़ते हैं आगे, तो ये भी गलत है। ऑप्शन फोर, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये राइट आंसर है ऑप्शन फोर, कि जो भाषा का विकास है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और ज़्यादा सरल और सुगम बनाता है। क्योंकि मैं एक बार इसमें बता देती हूँ आपको, जो वाइगोट्स्की हैं ने भाषा विकास को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन स्टार्टिंग में जो भाषा और विचार है वो अलग अलग होते हैं, बाद में आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर होगा। क्वेश्चन सेकंड, बच्चे किस उम्र में शब्दों के साथ खेलना शुरू करते हैं? ऐसे चुटकुले और पहेलियाँ पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो ऐसी कौन सी एज है जिसमें बच्चा चुटकुले हो गए, पहेलियाँ हो गई ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी थोड़ी वोकैबुलरी भी डेवलप हो जाती है और उनके साथ खेलना भी पसंद करते हैं, प्ले ऑन वर्ड्स। तो ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष। तो मैं आपको बता दूं, जो 7 वर्ष की आयु होती है इसमें बच्चे कंक्रीट ऑपरेशनल चरण में होते हैं, स्टेज में होते हैं। तो इसमें बच्चे की जो गहरी समझ हो जाती है भाषा के प्रति, और बच्चे में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है हो जाता है, और बच्चे में भाषाई खेल हो गया, पहेली हो गया, चुटकुले हो गए, इसमें बच्चे ज़्यादा आनंद लेने लग जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, 7 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऑटिज्म से पीड़ित छात्रों की एक विशेषता है? यानी जो ऑटिज्म है इसमें से इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पूछा है इसमें। ऑप्शन ए, कल्पना और तथ्य में अंतर करने की श्रेष्ठ क्षमता। नहीं, इसमें बच्चे कल्पना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उनको थोड़ी सोशल प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, सोशल प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन सेकेंड, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ये भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड, बार बार होने वाला पुनरावृत्ति वाला व्यवहार, ये सही है क्योंकि बच्चा एक ही जो व्यवहार है बार बार रिपीट करता है, तो कंटिन्यूस करता रहता है, फ्रिक्वेंट रिपीटेटिव करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। अभी बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे। जो ऑटिज़म होता है ये सामाजिक संचार और बातचीत में, क्योंकि इसमें बच्चे को जो होता है इसमें बच्चे को नज़र मिलाने में, बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है, और भाषा और बोली में देखें तो शब्द या वाक्य को बार बार दोहराता है, और रिपीटेटिव बिहेवियर्स बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार होते हैं, जैसे बार बार हाथ मिलाना, एक ही खिलौने को बार बार खेलना, ऐसा हो गया। और इसमें स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है दिनचर्या, जैसे एक विशेष विषय पर गहरी रुचि और दिनचर्या पसंद करती हैं, मतलब एक ही विषय पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सेंसरी सेंसिटिविटीनेस में इनमें जैसे तेज आवाज़ आती है, रोशनी आती है, इन सबसे इनको प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन 4, पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है? यानी जो फर्स्ट इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था वो किसने दिया है? ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिनेट ने, बी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, ऑप्शन थर्ड, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, ऑप्शन फोर, जॉन ड्वे ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन एक है, अल्फ्रेड बिनेट ने। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। 1905 में अल्फ्रेड बिनेट ने और इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, साइमन सहयोगी, उन्होंने मिलकर एक व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण दिया था,
जिसे विनेश साइमन स्केल कहा जाता है। अक्सर सीटेट में पूछा जाता है ये कब दिया था, तो 1905 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कारक है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, जैविक परिपक्वता, ऑप्शन बी सक्रिय अन्वेक्षण, ऑप्शन सी सामाजिक अनुभव, ऑप्शन डी संतुलन। यानी जो पियाजे हैं उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बताया है कि जो बायोलॉजिकल मैचुरेशन होती है बच्चे को उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी सोचने की क्षमता अलग अलग चेंज होती है। और उन्होंने छोटे बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। तो सक्रिय अन्वेक्षण और सामाजिक अनुभव, बच्चा सोशल में आकर, सोसाइटी में आकर एक दूसरे इंटरेक्ट करके अच्छे से सीखता है। इन सब में इक्विलिब्रेशन की भी बात की, यानी संतुलन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए बी सी डी यानी उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका चुनें। चूज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड बाय द टीचर। यानी जो टीचर है कैसे पहचान सकता है कि ये बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है। कि शिक्षक द्वारा जो रचनात्मक बच्चे की पहचान कैसे कर सकता है। तो एक बार ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं या रचनात्मक थिंकिंग होती है होती क्या है। कि इस रचनात्मकता में किसी समस्या का एक अनोखा या हटकर समाधान खोजना सबसे अलग, वही रचनात्मकता होती है। ऑप्शन ए, टीम कार्यों में बच्चा दूसरों के साथ कैसे बातचीत करता है इसका अवलोकन करता है। ऑप्शन सेकंड, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा लेना। ऑप्शन थर्ड, बच्चे का विस्तार से अवलोकन करना या विशेष रूप से जब वह समस्याएं हल कर सकता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव आंसर थर्ड है, बच्चे का विस्तार से अवलोकन करना, विशेष रूप से जब वह समस्याएं हल करता है। यानी जब भी हम बच्चों के सामने कोई क्वेश्चन दे रहे हैं, बच्चे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना कि वो अब अलग ढंग से कर रहा है या जो मैम ने मेथड बताया उसी को फॉलो कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि पियाजे और रचनात्मकता, जो नई सोच है, अन्वेक्षण है और संतुलन है। रचनात्मक सोच के कुछ पहलू होते हैं जिसमें अपसारी यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं कि एक चीज़ को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मौलिकता होनी चाहिए कि बच्चे के पेपर बनाने के लिए हमने कहा है तो पेपर से और क्या क्या बना सकता है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इलेबोरेशन होनी चाहिए कि बच्चे को इलेबोरेट कैसे करके बच्चा अपने बातों में समझा सकता है अगर हम बच्चे को स्टोरी समझाते हैं तो। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि आप कुछ भी एक चौक ले सकते हैं, आप चौक का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे जूते वाइट कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि रंगोली बना सकते हैं। बहुत बच्चों के अलग अलग होंगे, तो यही सब क्रिएटिव के आंसर हैं। यानी क्रिएटिविटी दिख रही है बच्चों की, बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग कर रहे हैं। और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कुछ रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजी होती है, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करा सकते हैं और ओपन माइंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, या फील्ड ट्रिप हो गया, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन हो गई, करवा सकते हैं। तो ये सब क्रिएटिव थिंकिंग की ही रणनीतियाँ हैं। क्वेश्चन 7, भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का समर्थन कौन सा प्रेरक सिद्धांत करता है। यानी जो मिड डे मील स्कीम है वो किस थ्योरी पर बेस्ड है, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाई गई है। तो ऑप्शन ए मानवतावादी, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन थर्ड संज्ञानात्मक, ऑप्शन फोर व्यवहारवादी। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है मानवतावादी। अब कैसे है, क्योंकि जो ये योजना है मिड डे मील की स्कीम वाली, ये अब्राहम मैस्लो के मानवतावाद थ्योरी ऑफ मोटिवेशनल पर आधारित है। कैसे है, क्योंकि जब किसी भी इंसान को हम कुछ सिखा रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले वो कुछ न कुछ नई चीज़ें सीख रहा है, तो उससे पहले उसकी कुछ बेसिक नीड्स होनी चाहिए। खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर उसकी वो पूर्ति होती है तो तभी वो नेक्स्ट वाला काम करेगा।
जैसे यदि बच्चा भूखा होगा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा, इसीलिए मिड डे मील ये स्कीम शुरू की गई है, ताकि बच्चे का पेट भरा रहेगा, भूख मिटी रहेगी तो वो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मानवतावादी। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पॉइंट बताना है, नेगेटिव बताना है कौन सा है। तो छात्रों की गलतियां उनकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन सेकंड, गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है। ऑप्शन थर्ड, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठों की योजना बनाने में मदद करती है। ऑप्शन 4, छात्रों की गलतियों को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियों को इंगित करने से वह हतोत्साहित हो जाएंगे, यानी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन 1 है कि छात्रों को गलतियां उनकी विचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देनी चाहिए, कि बच्चों को हम जितना इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चे को उतनी नॉलेज अच्छी होगी, उनको पता चल पाएगा कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है। तो ऑप्शन ए तो सही है, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन सेकंड, गणित में त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, सही बात है। अगर हम एरर करेंगे तो पता चलेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि जो गलती ही होती है, यानी एरर्स इन द मैथमेटिक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, गलतियाँ ही पार्ट ऑफ लर्निंग होती है। क्वेश्चन थर्ड, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को अपने पाठों की पाठ्य योजना बनाने में मदद करनी चाहिए, ये भी सही बात है कि अगर गलती हो रही है तो टीचर हेल्प करेगा। तो जो फोर्थ है कि बच्चों को इग्नोर करना चाहिए उनकी गलतियों को, ये गलत बात है। इसकी जगह ये होना चाहिए, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको उसकी गलती से सिखाएं, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि अभी गलती करी है, गलती ही लर्निंग का पार्ट होती है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अच्छे से करना। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, इसमें नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिता डैश होंगी, यानी कि ऐसी प्रतियोगिताएं होंगी अकॉर्डिंग टू NEP 2020। ऑप्शन ए आसान, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन थर्ड डिमोटिवेट यानी डिस्करेज्ड हो जाएगा बच्चा, डिमोटिवेट हो जाएगा, ऑप्शन 4 रिड्यूस्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, मजबूत। अगर बच्चे को मजबूत देंगे कुछ भी प्रतियोगिताएं तो बच्चा और अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके अंदर भी कुछ बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कुछ बच्चों में डेवलप होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बच्चे को पता चलेगा कि वो किस जगह पर खड़ा है और क्या बेहतर उसको करने की ज़रूरत है। इसलिए NEP जो 2020 है, इसमें छात्रों की प्रतिभा हो गई, तार्किक लॉजिकल क्षमता हो गई, विषय विशेष हो गया, रुचि को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। जैसे ये रहा, और किस बात पर NEP 20 ने जोर दिया है, उन्होंने जो NEP 2020 ने 5-3-3-4 स्ट्रक्चर पर जोर दिया है, 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बात की है, ये सब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 10, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को EVS पढ़ाने के लिए उनके साथ समकालीन संचार का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेगी? A teacher wants to select synchronous communication with her students for teaching EVS. Which of the following will she choose? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है। जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है ये एक समय में होता है, इसको रियल टाइम कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, जहाँ पर भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों एक ही समय पर लाइव मौजूद होते हैं। तो अब ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं, फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन सेकंड ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल्स, ऑप्शन थर्ड इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन 4 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशंस, फ़ोन कॉल्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सेशन, फ़ोन कॉल्स, क्योंकि इसमें बच्चा रियल टाइम कम्युनिकेट कर रहा है, जहाँ पर भेजने वाला और जो प्राप्त कर रहे हैं दोनों एक ही टाइम पे लाइव दिख रहे हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।